नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये अभी रिसेंटली एनआईआरएफ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी रैंकिंग्स रिलीज करी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। तो ये एनआईआरएफ की रैंकिंग देख लेते हैं हम। एनआईआरएफ 2023 के अंदर में 5543 यूनिक इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया था, जिसको इन्होंने फिर रैंक किया है इन इतने इंस्टीट्यूट को। तो सबसे पहले तो हम नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क देख लेते हैं, ये क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था 2015 में, जिसके अंदर में एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को फॉलो करके इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है, जिसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स को जज किया जाता है। वो पैरामीटर्स क्या हैं? एक तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है। ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है, कितने बच्चे प्लेस होते हैं, कितने बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, कितने बच्चे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें। देन आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट कितने लोगों तक अपनी रीच बनाता है, कितनी कम्युनिटीज तक, कितने सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक, और उसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस जो हैं कितना इंक्लूडेड हैं उस इंस्टीट्यूट में, कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना उसके स्टूडेंट्स हैं, हर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो। एंड लास्टली परसेप्शन, कि वो इंस्टीट्यूट लोग कैसे परसेप्ट करते हैं, एज अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या एज अ नॉन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या एज अ एवरेज इंस्टीट्यूट। इस तरह से एक परसेप्शन जो होता है किसी इंस्टीट्यूट का बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल रेप्यूटेशन, वो चीज एक पैरामीटर देखते हैं। तो ये 8वां कंसेक्यूटिव एडिशन है, 8वां कंसेक्यूटिव एडिशन है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है कि सबसे पहले तो ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब कोई इंस्टीट्यूट चाहे तो वो अपने आप को ऑप्ट कर सकता है कि मुझे इसके अंदर में रैंक चाहिए अपनी, कि मैं किस रैंक पे हूँ। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को अपने आप को रैंक करवाना पड़ेगा इस फ्रेमवर्क के अंदर में। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट करवाता है तो अगर उसको अच्छी रैंक मिलती है तो ऑब्वियसली वो जब बच्चों का एडमिशन लेने के लिए अब पेरेंट्स से बात करने जाएगा या स्टूडेंट से, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से बात करना जाएगा, तो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। तो उस केस में अगर कॉलेज ऑप्ट आउट करता है तो बेसिकली कॉलेज के ऊपर कुछ डाउटफुल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप एनआईआरएफ से क्यों बच रहे हो। तो ये एक उसके माइंड में एक खुद को मोटिवेट करता है इंस्टीट्यूट को कि वो इन पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा परफॉर्म करने के बाद अपने आप के रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश करे, और रैंक इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी और वहाँ पे उसके इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स भी बढ़ेंगे। तो 2023 के एडिशन में डिफरेंट क्या है पुराने एडिशन से? पहले तो उसने एक नया सब्जेक्ट जो ये इंक्लूड करा है, एग्रीकल्चर एंड एलीज सेक्टर। मतलब इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अब अपने आप को रैंक करा सकते हैं। देन इसके बाद इनोवेशन की रैंकिंग का भी इंटीग्रेशन किया है। प्रीवियसली अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में एक सब मिशन था, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, जिसके अंदर में अटल इनोवेशन मिशन जो है उन इंस्टीट्यूट को रैंक करता था जो इनोवेशन में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अब एनआईआरएफ इनोवेशन के पैरामीटर पे भी इंस्टीट्यूट जो है उनको रैंकिंग करने लगा, ताकि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से बर्डन कम हो जाए। अभी तक क्या हो रहा था ना, ये ऊपर वाले जो 5 पैरामीटर्स दिए इसके लिए पूरा डाटा देना पड़ता था इंस्टीट्यूट को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। एंड एट द सेम टाइम अपना इनोवेशन प्रूव करने के लिए ये डाटा और कुछ एडिशनल डाटा उनको अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग को देना पड़ता था अपने आप को रैंक कराने के लिए कि हम इनोवेटिव इंस्टीट्यूट भी हैं। तो इसके ऊपर डबल डबल बर्डन आता था, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, की इनको भी डाटा दो, उनको भी डाटा दो, और सब चीज़ें डबल डबल मेंटेन करनी पड़ती थी। तो इसलिए उन्होंने इनोवेशन की रैंकिंग को भी इसी में इंटीग्रेट कर दिया है 2023 से। उसके अलावा आर्किटेक्चर में इन्होंने थोड़ी सी ब्रांच एक्सपांड कर दी। आर्किटेक्चर जो हेडिंग है इसमें अभी इन्होंने आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया, ताकि वो इन इंस्टीट्यूट को भी इंक्लूड कर सकें जो कोर्सेज इम्पार्ट करते हैं अर्बन और टाउन प्लानिंग के। तो अब अर्बनाइजेशन हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर अस, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करना है। तो इस कंटेक्स्ट में अर्बन और टाउन प्लानिंग इंप्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इसको आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया कि जो इंस्टीट्यूट अच्छे से अर्बन प्लानिंग भी सिखाते हैं बच्चों को, वो अच्छे इंस्टीट्यूट या उनको अच्छी रैंक दी जाएगी। 2023 की रैंकिंग देख लेते हैं, इसकी हाइलाइट्स क्या है। ये आपके लिए इसी साल के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं ओपीएससी वगैरह तो उसमें काम आ सकती है आपको प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहले तो इंडियन आईआईटी मद्रास जो है ये ओवरऑल कैटेगरी या ओवरऑल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे है फॉर अ 5th कंसेक्यूटिव ईयर, 2019 से 23 कंटिन्यूअसली ये ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट नंबर में है। और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में लगातार 8 साल से फर्स्ट रैंक पे है, 2016 से लगातार।
देन इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु जो है, ये यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में 8th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए टॉप पे है 2016 से। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में ये फर्स्ट नंबर पे है पिछले लगातार 3 सालों से। देन इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद जो है ये फर्स्ट रैंक पे है फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर। एम्स न्यू दिल्ली मेडिकल की कंटेक्स्ट में पहले नंबर पे है फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर 2018 से। देन इसके बाद ओवरऑल कैटेगरी में 9th पोजीशन पे है 2023 में। 6th पोजीशन ओवरऑल कैटेगरी में है, ये पहले 9th पोजीशन पे था एम्स दिल्ली। देन इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद जो है, ये फार्मेसी में फर्स्ट रैंक पे आया है। इसने जामिया हमदर्द को अब सेकंड रैंक पे कर दिया है। देन इसके बाद मिरांडा हाउस कॉलेजेस के कंटेक्स्ट में है। कॉलेजेस में इंडिविजुअल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पोजीशन में आता है 7th कंसेक्यूटिव ईयर में। देन IIT रुड़की जो है ये आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है 3rd कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। देन लॉ के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये इसके लिए लॉ में फर्स्ट पोजीशन पे है फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर। देन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली जो है, ये एग्रीकल्चर एंड रिलीज सेक्टर में फर्स्ट रैंक पे है। एंड देन IIT कानपुर, ये इनोवेशन की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे है। तो इतनी रैंकिंग्स हैं जो आपके लिए काम आ सकती हैं, राइट। इसमें आपको याद क्या रखना है, प्रीलिम्स के लिए UPSC प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो NIRF के लिए पैरामीटर्स आप याद रखिएगा, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे इंस्टीट्यूट जो रैंक किए जाते हैं। द सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि ये इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी नहीं है, इट इज़ वॉलंटरी, दे कैन डिसाइड कि किसको पार्टिसिपेट करना है अपने आप को रैंक करवाने के लिए या नहीं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा NIRF की रैंकिंग। ऑलराइट, सो आज के लिए मैं यहीं पर ब्रेक करना चाहूँगा। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? सर जो NEFT है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? कॉलेजेस जो सर NEP में तो वो 3+5+5+2 वो फॉर्मेट में हुए हैं, पर ये कॉलेजेस के रिलेटेड में कुछ भी नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो भी इसके अंदर में कुछ आए हैं क्या? हायर एजुकेशन से का सेक्टर बोल रहे हो कि हायर एजुकेशन का सेक्टर उसके अंदर में नहीं आता है? सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन भी आता है द्वारिका। अभी राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन रिवाइजिंग द करिकुलम ऑफ मेनी कॉलेजेस। जैसे अभी 3 दिन पुरानी ही न्यूज़ थी जिसके अंदर में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर में BA का जो कोर्स था उसको वो रीनेम करने की बात कर रहे हैं, BSc या BSc का नाम देने की वो बात चल रही है, ताकि जो एक कंसेप्शन जोड़ा रहता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में हमेशा BA लगा रहना चाहिए, BSc सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट के लिए होता है, वो परसेप्शन एक हट जाए और बच्चे जो हैं आर्ट्स को भी प्रमोट करें, और उसमें उनके करिकुलम के रिवीजन की भी बात चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में। ओके I have a doubt. और सर So I हाँ, have a doubt. एक मिनट, पहले कौन पूछ रहा है? स्मृति, संतोष, जस्ट अ मिनट। हाँ स्मृति। So, so good evening, sir. So actually मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो कॉलेज था वो NRF रैंकिंग में जबकि अच्छा था, आफ्टर बिकमिंग यूनिवर्सिटी द NRF रैंकिंग केम डाउन। तो ये किस बेसिस पे होता है कि उनका ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी होने के बाद वो घट जाता है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी होने के बाद वो ऊपर चला जाता है उसका रैंकिंग? ओके, सो व्हाट हैपेंस स्मृति, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से जैसे क्या होता है ना, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम खेल रहा हूँ तो हो सकता है मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत शानदार खेलता हूँ और मैं एक टॉपर बन गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉप क्रिकेट प्लेयर बन गया। अभी क्या हुआ, फिर मेरा प्रमोशन हुआ, मुझे स्टेट के लेवल के प्लेयर से खेलना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मैं स्टेट के लेवल पे भी टॉप क्रिकेटर हो सकता हूँ, मुझसे कुछ अच्छे खेलने वाले भी हो सकते हैं स्टेट लेवल पे। तो मेरा प्रमोशन हुआ तो जरूरी नहीं है कि मैं स्टेट लेवल पे भी टॉप पे रहना चाहिए जबकि मैं स्टेट लेवल पे प्रमोट हुआ हूँ, राइट। सो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग कंसेप्ट होता है एज कम्पेयर टू कॉलेज। जब तक हम कॉलेज लेवल पे बात करते हैं ना, तो कॉलेज लेवल पे हमारा मेन फोकस ये रहता है कि कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा है। दो चीजों पे मेन फोकस रहता है, कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा है और करिकुलम कैसा है टीचिंग का, मतलब क्या करिकुलम है, बच्चे
कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितनी मल्टी करिकुलम मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कॉलेज के लेवल पे देखा जाता है। बट वंस इट बिकम्स यूनिवर्सिटी ना, तो यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में ये देखा जाता है अब कॉलेज से ऊपर कि उसमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए, यूनिवर्सिटी मतलब वहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस हैं, अलग अलग डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का मतलब वो नियरली, हम यूनिवर्सिटी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 7 to 10 डिग्रीज इन जनरल। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल कंसेप्शन तो ये चलता है कि यूनिवर्सिटी का मतलब वो सारी डिग्री प्रोवाइड करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो सारी डिग्री प्रोवाइड करे। बट अगर मैक्सिमम कई सारी डिग्रीज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर में जो अलग अलग डिग्री प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कितने अच्छे हैं, कितने एफिशिएंट हैं, कितने रिसर्च ओरिएंटेड हैं। तो हो सकता है जब कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज जो आपका है, जिस कॉलेज में आप हैं, लेटर से वो इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो इंजीनियरिंग की एजुकेशन वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा था, और इंजीनियरिंग की प्रोवाइड करने में इट वाज गुड इन रैंकिंग, मतलब ओवरऑल रैंकिंग इन कॉलेजेस की जो रैंकिंग थी उसमें वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसकी कॉलेजेस में रैंकिंग अच्छी थी। वंस इट बिकेम यूनिवर्सिटी, नाउ उसका सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितनी डिग्री प्रोवाइड करता है, हम कई चीजें देखते हैं। एक तो उसका रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है जो वो सारी डिग्रीज के लिए प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट फॉर इंजीनियरिंग। हम ये भी देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट मतलब, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रन करने में हमको सारे इंस्टीट्यूट्स का व्यू लेना पड़ेगा। अब एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं चलेगी। अब इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग के हिसाब से उस कॉलेज को नहीं चला सकते अपनी आइडियोलॉजी व्यू के हिसाब से। अभी हमको मेडिकल वालों का भी व्यू लेना है, लॉ वालों का भी व्यू लेना है, नर्सिंग वालों का भी व्यू लेना है। पूरी यूनिवर्सिटी इन सारे इंस्टीट्यूट से मिलके बनी हुई है, तो उन सब का कितना कितना पार्टिसिपेशन है उस पूरे एक यूनिवर्सिटी को चलाने में, कितना डेमोक्रेटिक है वो ये चलाने में, ये देखा जाता है। कितना इंक्लूसिव है यूनिवर्सिटी लेवल में। जैसे हो सकता है 2-3 इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन 3-4 इंस्टीट्यूट्स की एजुकेशन बहुत खराब है। लेट अस से इंजीनियरिंग एंड लॉ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, नर्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं है, बेड प्रॉपर नहीं है। देन उसके बाद दूसरी जो डिग्रीज है, जैसे मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो, जैसे वहाँ पे 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना उस यूनिवर्सिटी में, तो सिर्फ 200 को ही अच्छा कुछ रिटर्न मिल रहा है, 800 नेगेटिव में जा रहे हैं, या 800 अभी भी कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे रिटर्न में प्लेसमेंट वगैरह। तो उस केस में ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना आप, तो हो सकता है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दैट इज वाई उसकी जो रैंकिंग गिरी, वो नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलेज, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटी जिसमें उसकी रैंकिंग नीचे हुई होगी।